पेपर भी वही रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 SOCI बनानी है और SOFP। तो ट्रायल बैलेंस देखें, बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो दी हुई है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 जुलाई 2015, यानी इसका मतलब इस साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई। सेम प्लांट है, स्टॉक ओपनिंग दिया हुआ है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैपिटल, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अच्छा, जहां पर ये हेड दिया हो ना सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, तो सारे एक्सपेंस इसी में डालते हैं हम, ठीक है। उसके बाद 12% लोन पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन है ओपनिंग, prepayment, other receivable, trade and other payables, cash at bank balances और suspense account, ठीक है। एडजस्टमेंट देख लेते हैं। FT depreciates is fixed assets from month of addition। एक तो depreciation लेनी है आपने दोनों assets पर। 1st March FT paid an advance of 330 for purchase of machine and debited it to plant and machinery। देखिए, जब आपने प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए एडवांस दिया था, IAS 16 ये कहता है जी एसेट उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं हो सकता जब तक के वो अवेलेबल फॉर यूज ना हो जाए। तो ये तो अभी एडवांस दिया हुआ है और आगे लिख भी रहा है मशीन विल बी वाज डिलीवर्ड ऑन 1 सितंबर 2016, यानी उससे अगले साल में ये डिलीवर होगी। तो इसमें गलती से हमने मशीन में शामिल कर दी है तो उसमें करेक्शन भी करनी होगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 1560। दिस इंक्लूडेड गुड्स कॉस्टिंग 35,000। ये इंक्लूडेड है, इसमें शामिल है। रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 30 जून। ये जो वापस आए हैं वो इसमें शामिल है। इसमें इसमें इसकी एडजस्टमेंट स्टॉक पे नहीं आएगी। बट नॉट येट अकाउंटेड फॉर, ये जो लिखा हुआ है बट नॉट येट अकाउंटेड फॉर, इसका मतलब है कि सेल रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुई। These goods were earlier sold at cost plus 40%। ये गुड्स हमने सेल की थी कॉस्ट प्लस 40% पे। The loan was acquired on 1st January 2016 and principal amount is repayable in 8 equal half-yearly installment commencing from 1st January 2017। ये तो अगले साल से शुरू होंगी। Interest is payable half yearly on 1st January और 1st July। देखो, एक इंटरेस्ट आप 1st जनवरी में पे कर चुके हो और दूसरा 1st जुलाई को पे करना है, जो जबकि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2016। तो इसका मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट मुझे अक्रू करना पड़ेगा। उसके बाद सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 430 and 240 पेड फॉर ऑफिस एंड ऑनर्स पर्सनल प्रेमिसेस रिस्पेक्टिवली। देखिए, ये जो 240 की अमाउंट है ये तो ड्राइंग्स है, ये तो हमारा एक्सपेंस ही नहीं है। लेकिन जो 430 का है वो एक्सपेंस जरूर है, लेकिन वो कहता है पॉलिसीज आर वैलिड अप टू 31 दिसंबर 2016। हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है जून 2016 में। इसका मतलब इसमें 6 मंथ की अमाउंट ऐसी है जो प्रीपेड है, वो भी माइनस करनी पड़ेगी सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में से। रेंट एंड सैलरीज अमाउंटिंग टू दीज अमाउंट्स रिस्पेक्टिवली आर टू बी अक्रूड। ये अक्रूड है, यानी ये पे नहीं हुई, अगले साल पे होंगी, ये ऐड करना पड़ेगा सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव में। On 30th June 2016, the provision for doubtful debts is to be reduced by 30%, 30,000। हमने 30,000 से प्रोविजन रिड्यूस करनी है, तो ये एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे। आगे आखिर में लिखता है सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट एन एरर व्हिच अकर्ड व्हेन अ क्रेडिट नोट ऑफ 30,000 रिसीव्ड फॉर गुड्स रिटर्न टू अ सप्लायर was mistakenly posted as credited to trade payable account। अच्छा, ये गुड्स वापस आई थी, हमने की थी, हमने डेबिट करना था ट्रेड पेएबल को, हमने क्रेडिट कर दिया। इस वजह से ये इफेक्ट जो है ना 30 की ट्रांजैक्शन है लेकिन इफेक्ट डबल नजर आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। ऑटम 2016, क्वेश्चन नंबर 5, नंबर 7। तो पहले नेम लिख लेते हैं, फॉर्च्यून ट्रेडर्स। सेकेंड लाइन पे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, for the year ended 30th June 2016। अमाउंट दी हुई है हमें रुपीज इन 1000।
ये वर्किंग के लिए हम जगह छोड़ देते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टू एसओसीआई. देखिए सबसे पहले मुझे सेल्स चाहिए और सेल्स गिवन है 28,900 की. 28,900. देखिए इसकी रिटर्न भी है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ 28,900. अब इसमें से मैं लेस करूंगा सेल्स रिटर्न्स. अच्छा, अब सेल रिटर्न देखते हैं. सेल्स रिटर्न्स दी हुई है 90 की. एक तो ये है, लेकिन एक एडजस्टमेंट भी है. तो ये 90 तो ये आ गई, प्लस एडजस्टमेंट देखें तो नंबर 3 में वो लिख रहा है दीज this included goods costing 35,000 returned by customer on 30th June but not yet accounted for. यानी सेल रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुई. तो ये जो गुड्स है ना, ये तो कॉस्ट दी हुई है. ये देखें वर्ड है कॉस्टिंग, जबकि सेल जो है वो प्रॉफिट पे होती है. तो लिहाजा अब मैं कॉस्ट प्लस 40% करना पड़ेगा, यानी प्लस 35,000 इंटू 1.40, यानी इसको सेल वैल्यू में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करने के बाद फिर आप 90 में इसको ऐड करेंगे. तो ये बनेगा 90 माइनस प्लस कर देंगे 35 इंटू 1.40. ये 139 की मेरी सेल्स रिटर्न आ जाएगी. अब सेल में से सेल रिटर्न लेस कर दें तो ये मेरी नेट सेल आ गई 28,761. इसके बाद हमने पढ़ा हुआ है जी कि हम फौरन लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स. इन्वेंट्री चाहिए. ओपनिंग इन्वेंट्री हमें यहां दी होगी ट्रायल बैलेंस में. ये दिया हुआ स्टॉक एट 1 जुलाई 1045,000. अब इसको ऐड करेंगे परचेजेस. परचेज हमें गिवन है 16,000 की. ऐड किया, लेकिन इसमें सेल्स परचेज रिटर्न भी है, लेस कर दें. सेल्स परचेज रिटर्न है मेरे पास 220. पहले इस हिस्से को कैलकुलेट कर लेते हैं. इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं देखी हमने. इसको प्लस कर लें और इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक. स्टॉक एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ था दिस वन क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1560,000 और इसमें रिटर्न शामिल है. वो लेता शामिल करने की जरूरत नहीं. ये लेस कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह 1560. हम इसको भी टोटल कर लेते हैं. ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई. अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करेंगे. दिस इज द कॉस्ट प्रॉफिट. एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं पहले एक नजर देख लें. सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव है, बस एक एक्सपेंस दिया हुआ है और एक इंटरेस्ट आएगा जो हमारी कैलकुलेशन में है. ठीक है, तो हम एक ही वर्किंग इसमें बनाएंगे. अदर इनकम भी इसमें कोई नहीं है. ठीक है, अदर इनकम भी कोई नहीं है. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस expenses and distribution वर्किंग नंबर 1. इसको हम वर्किंग में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इसमें जरा काफी ज्यादा चीजें हैं. तो अमाउंट वही रुपीज इन थाउजेंड में रखेंगे. तो जो गिवन है वैल्यू वो पहले लेते हैं. गिवन क्योंकि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मेरे हैं 5855. पहले ये नेक्स्ट में एक एक एडजस्टमेंट देखते हैं. तो पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट मुझे करनी है. डेप्रिसिएशन ठीक है जी. अब वो लिख रहा है जी कि एफटी डेप्रिसिएट्स इज फिक्स एसेट फ्रॉम द मंथ ऑफ एडिशन
डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन WDV एज फॉलोज। इसमें बिल्डिंग पे 5% है और प्लांट पे 10%, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा भी साथ लिंक करूंगा, सेकंड एडजस्टमेंट। On 1st March 2016, FT paid an advance of 330,000 for purchase of machine and debited it to plant and machinery. तो ये तो प्लांट एंड मशीनरी को गलत रिकॉर्ड हुआ है, तो ये करेक्ट करना पड़ेगा। मशीन वाज डिलीवर्ड ऑन 1 सितंबर, ठीक है। तो इस एडजस्टमेंट को पहले मुझे ठीक करके फिर डेप्रिसिएशन लेनी है। तो बिल्डिंग में तो कोई मसला नहीं, वो तो 5% आनी है, और WDV पर, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, WDV पे आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। अब बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन रेट अगर देखें तो हमारे पास 5% है, तो मैं यहां लेता हूं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग चुके, तो इसलिए इसकी कॉस्ट में से पहले ये माइनस करेंगे, 3700 माइनस 1436। अब जो आंसर आएगा इसका लेंगे 5%। ये कैलकुलेशन मैंने शो कर दी है इसी में। तो डेप्रिसिएशन जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएगा। आ गई डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब आएंगे प्लांट की डेप्रिसिएशन पे, लेकिन करेक्शन करने के बाद, ठीक है जी। प्लांट की जो वैल्यू है वो 6650 दी हुई है, 6650। तो मैं यहां लिखता हूं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ये है जी 6650, इसमें से क्यूमुलेटेड लेस कर दो 2414 ताकि WDV आ जाए। इसमें अब आपने 330,000 का एडवांस दिया था, वो भी माइनस कर दो क्योंकि वो एसेट नहीं है अभी। ये लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी इसका अब आप लेंगे 10% टू 10%। कैलकुलेट करते हैं, 6650 माइनस 2414 माइनस 330 और इनटू 10%। वन डेप्रिसिएशन आ जाएगी मेरी प्लांट पे। अब ये दो एडजस्टमेंट मैंने ले ली, थर्ड एडजस्टमेंट हम ले चुके हैं, फोर्थ इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ये यहाँ नहीं आएगी, फिफ्थ में लेके वो लिखते हैं सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। चलो पहले मैं इस हिस्से की बात कर लूं, 5 इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू 430,000, ठीक है, पेड फॉर ऑफिस। The policies are valid up to 31st December 2016, ठीक है जी। अब ये सेलिंग एक्सपेंस मेरे 430 है, इसमें 6 मंथ का एक्सपेंस ऐसा है जो कि मेरा प्रीपेड है, तो वो इसमें से लेस कर देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये निकलेगी टोटल अमाउंट थी 430,000 इंटू 6 बाय, ये इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है, तो ये 215 हमने इसमें से माइनस कर दिया। अब दूसरी अमाउंट वो कह रहे हैं एंड 240,000 की जो अमाउंट है दैट इज फॉर ऑनर पर्सनल प्रेमिसेस, तो ये ड्राइंग्स है, ये पूरी लेस करनी है, इसका से कोई ताल्लुक नहीं है, एक्सपेंस से ताल्लुक नहीं, तो ये 240,000 आप पूरा लेस कर दोगे। के बाद वो डाउटफुल डेट्स की तरफ आ रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 30%। अब इसके दो मेथड, एक तो अदर इनकम में भी ले सकते हैं इसको, लेकिन अदर इनकम हेड नहीं तो मैं इसमें ले आया, ठीक है, वैसे बना सकते हो, लेकिन अब मैं यहाँ लेता हूँ डिक्रीज इन प्रोविजन, ये तो गिवन है, जब प्रोविजन डिक्रीज होती है तो एक्सपेंस भी डिक्रीज होता है, ठीक है, तो ये 30 से मैं इसको कम कर दूं, ये 30 से कम हो जाए। और जो आखिरी एडजस्टमेंट है उसका ताल्लुक तो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से है, वो सिर्फ ट्रेड पेएबल की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, हमने उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है जी। तो अब मेरे ट्रायल बैलेंस में भी देख लें, एक चीज रह गई, सॉरी, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कॉस्ट लेंगे, पहले इसको टोटल कर लेते हैं, 5874 की अमाउंट आ गई, ये अमाउंट यहाँ पे है। उसके बाद मैं लेता हूँ फाइनेंस कॉस्ट, यही बना लेंगे, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा बनाने की, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि हमने लोन लिया था 1 जनवरी को
हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 30 जून को और इसका इंटरेस्ट अगले दिन पे करना है, वेरी नेक्स्ट डे, यानी जो अगला अकाउंटिंग ईयर होगा। तो आप सिंपली इसका 6 मंथ का इंटरेस्ट अक्रू करेंगे। और अक्रूड कैसे होगा? लोन दिया हुआ है 5000, उस पर इंटरेस्ट 12% है। 5000 इंटू 12%। लेकिन मुझे चाहिए 6 मंथ का इंटरेस्ट। अगर पहले से कोई इंटरेस्ट दिया होता ट्रायल बैलेंस में तो उसमें ये प्लस हो जाता, क्योंकि नहीं दिया हुआ था इसलिए मैंने इसको नया हेड ओपन किया। अब इंटरेस्ट भी आ चुका है। अब देखें इसमें कोई भी ऐसा हेड नहीं है जो कि हमारा रिलेट करता है इनकम और एक्सपेंडिचर से, यानी एसओसीआई से। सारी आइटम जो अभी अनटिक नजर आ रही हैं आपको वो सारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की है। इवन एडजस्टमेंट भी मैं सारी ले चुका। ठीक है, ये 330 वाली भी ले गया। आखिरी सिर्फ इसलिए नहीं ली, वो आएगी सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसके एसओसीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, एक रह गई है, सॉरी, ये रेंट एंड सैलरीज। सॉरी, इसको ठीक कर लेते हैं। लिख रहा है रेंट एंड सैलरी अमाउंटिंग टू 137 एंड 89 रिस्पेक्टिवली आर टू बी अक्रूड। ये अक्रू कर, तो अक्रूड प्लस होता है ना, अक्रूड सैलरीज, यानी ये सैलरीज इस साल की हैं लेकिन इस साल पे नहीं हुई, और सैलरीज हैं 89 की, और अक्रूड रेंट है 137, इसका टोटल। ठीक है, ये 6100 हो गया। नाउ दैट्स एंड ऑफ द एसओसीआई 400। ठीक है जी, और ये माइनस करना है, इसे ये माइनस कर देते हैं, तो ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 7096। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यहां पर आएगा एसेट। एसेट्स ले लेते हैं, मेन हेडिंग नॉन करंट एसेट्स। अब देखिए नॉन करंट एसेट में क्या क्या है, सिर्फ दो ही एसेट है। पहले बिल्डिंग लेते हैं, बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है मेरी 3700 की। इसमें से मैंने लेस करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखें तो दी हुई है हमें 1436, इसमें प्लस साल की डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, इस साल की जो आपने डेप्रिसिएशन निकाली है बिल्डिंग पर वो थी हमारी 113। ठीक है, तो ये 113 इसमें हम प्लस कर देंगे, ये प्लस करके माइनस करेंगे। अब माइनस करते हैं, 1549 आ गए। 1549 यहां से हम माइनस कर देंगे तो ये बिल्डिंग की कॉस्ट। ठीक है जी, ये बिल्डिंग अब हम ये भी ले चुके और इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट, ये जो गिवन है क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में आप देख सकते हो 6650। पहले करेक्शन करें, लेस जो एडवांस इसमें शामिल है कैलकुलेशन में जो किया था 330 का। ठीक है जी, ये जो नीचे आपको दिया हुआ है 330 का एडजस्टमेंट नंबर 2 में, इसको पहले माइनस करें। माइनस करने के बाद फिर आप इसमें से फर्दर लेस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो गिवन है वो है 2414। और 14 और प्लस कर दें इस साल की डेप्रिसिएशन, और इस साल की डेप्रिसिएशन है इसकी 391।
प्लस 391 माइनस कर देते हैं, तो अमाउंट इसमें से माइनस कर, दूसरा नॉन करंट एसेट आ गया हमारा प्लांट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो करंट एसेट में एसेट्स में रिसीवेबल्स है, प्री पेमेंट्स है और कैश एट बैंक है, यानी और मजीद कुछ भी नहीं है। और अगर देखें तो अब हमने ये दो एडजस्टमेंट जो हैं ये ले ली है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट आ चुके हैं और इस एडजस्टमेंट के भी दोनों इफेक्ट आ चुके हैं। ये यहां से मैं टिक भी लगा, ये दोनों हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब नॉन करंट एसेट मजीद कोई नहीं है, तो इसको पहले टोटल कर लें। 666 आ गया। अब करंट एसेट्स, करंट एसेट में तरतीब क्या होती है जी? सबसे पहले प्रीपेड लेना होता है। ट्रायल में तो प्रीपेड नहीं है, लेकिन हमने यहाँ एक कैलकुलेट किया था प्रीपेड एक्सपेंस जो लेस की थी इंश्योरेंस 215, वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस लाइएगा 215। अच्छा, इंश्योरेंस प्री पेमेंट के बाद नेक्स्ट हमारा पास आता है स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लाएंगे, और क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है दिस वन। और इसको भी जब मैं लूंगा तो ये एडजस्टमेंट भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी 1560। हाँ अलबत्ता इसका डेटर्स पे इफेक्ट आना है, वो मैं ठीक कर लूंगा 1560। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा ट्रेड रिसीवेबल 3600। ट्रेड रिसीवेबल 3600, ट्रेड रिसीवेबल है 3600 के। इसमें ये जो रिटर्न हुई थी जो हमने रिकॉर्ड नहीं की थी स्टॉक वाली एडजस्टमेंट में, 35 का 140% ऐड करके जो आई थी, ठीक है, वो इसमें प्लस कर दें, माइनस कर दें, क्योंकि जब सेल रिटर्न होती है तो आप वो रकम कस्टमर से क्लेम नहीं कर सकते। तो 35 इंटू 1.40 ये सेल प्राइस चाहिए मुझे। तो 3600 माइनस 35 इंटू 1.40, दिस इज 3551। ये अमाउंट आ गई, लेकिन इसमें से अब प्रोविजन भी लेस करनी है। ठीक है, इसमें से प्रोविजन भी लेस करनी है, तो इसको मैं यहां ले आता हूं, दूसरे फॉर्मेट में ले जाता, लेस प्रोविजन। प्रोविजन मुझे क्लोजिंग चाहिए होती है। देखो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में उसने ओपनिंग प्रोविजन जो दी हुई है वो दी हुई है 180, और नीचे वो हमें एडजस्टमेंट में कह रहा है कि जो प्रोविजन है रिड्यूस हुई थी, वो कहाँ लिखा हुआ था हमारा जी? नंबर 7 एडजस्टमेंट में देखें, प्रोविजन जो है वो रिड्यूस हुई है 30 से, यानी इसका मतलब मैं 180 नहीं लूंगा प्रोविजन, 180 में से 30 लेस कर दूंगा, 150 प्रोविजन आ जाएगी जो यहां से लेस करता हूं, और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको यहाँ। ठीक है जी, ये करंट एसेट्स आ गए मेरे। अभी तक जितने दिए हुए थे वो मैंने ले लिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में और कौन सा दिया हुआ है, कैश एट बैंक बैलेंस। ट्रेड रिसीवेबल ले चुका हूं मैं, इसको भी हाईलाइट कर लें। अब सिर्फ रह गया कैश एंड बैंक बैलेंसेस 5850। बज़ाहिर तो कोई चीज नहीं रह गई, लेकिन कोई रह गई हो तो बाद में देखते हैं। दैट इज 5850। अब इन सब प्लस कर देते हैं, 11026 और अपना बॉक्स लगा दें, क्योंकि सिंगल फॉर्मेट हो तो इसको हम इस तरह बॉक्स लगा दें।
अब मैं इन दोनों एसेट्स को ऐड कर दूँ, करंट और नॉन करंट को ऐड किया, 16692 जो है वो एसेट का टोटल आ गया, जिसको मैं लिखूंगा टोटल एसेट्स। कहिएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये दूसरी हेडिंग आ गई। अब इसमें इक्विटी लें, कैपिटल, कैपिटल हमारे पास है 3000, इसमें हमने ऐड करना है नेट प्रॉफिट, जो हमने एसओसीआई से निकाला हुआ है 7096, ये ऐड किया इसमें। क्यों नहीं हुआ? इसमें से जो ड्राइंग्स है वो लेस कर देते हैं। पहले देख लें ड्राइंग्स कितनी दी हुई है। जो ड्राइंग्स यहाँ नहीं है, लेकिन एक एडजस्टमेंट आई थी, ये ऑनर्स पर्सनल प्रेमिसेस वाली, ये 240,000 की ये ड्राइंग, ठीक है, ये यहाँ से लेस कर। yes. पहले इसको प्लस करना है, फिर लेस करेंगे ड्राइंग्स 40, प्लस कीजिएगा। This one is the equity 9856. So अब मेरे पास रह गए लोन और करंट लाइबिलिटीज। ये हेड छोड़ गया मैं, प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल्स, तो इसको जगह ये रिप्लेस कर देते हैं, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। कितने गिवन है? प्लस कर ले ये वाला 215 पीस, ठीक है, इकट्ठे कर, इसी में फॉल करेगा क्योंकि प्री पेमेंट भी इसी में 592, तो ये फार्मूले लगे वो खुद ही ठीक कर देगा, वो मसला नहीं। अच्छा, इक्विटी के बाद अब नॉन करंट लायबिलिटीज, एक ही है, ये भी हो गया हमारा, इसको भी टिक लगा लेते हैं 380। 12% लोन पेएबल 5000, डायरेक्ट यहां ले आएंगे। अब मेरे पास सिर्फ करंट लायबिलिटीज, गिवन क्या है इसमें? ट्रेड एंड अदर पेएबल, एक ही हेड है, ठीक है, और बाकी तो सस्पेंस है, ट्रेड एंड अदर पेएबल। अच्छा, इसको भी वर्किंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें 2-3 एडजस्टमेंट आएंगे, सब कुछ इसी में डाल देना आपने, यानी पेएबल जितने वो सारे यहाँ पर आएंगे, अक्रूड भी, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। गिवन अमाउंट है वो लीजिएगा, गिवन अमाउंट है हमारे पास ट्रायल बैलेंस में 2080। अब एडजस्टमेंट में आते हैं और इसको करेक्शन करते हैं जहां जहां हमें चाहिए। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी आ चुकी है। अच्छा, ये 330 का जो एडवांस दिया था ना, वो प्लांट एंड मशीनरी से माइनस किया और यहाँ पर ऐड भी कीजिएगा, ये यहाँ पर पी पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल। तो ये रकम जो हमने एडवांस दी है, ये तब तक रिसीवेबल रहेगी जब तक कि वो रकम मुझे वापस नहीं कर, वो एसेट मुझे डिलीवर नहीं कर, ठीक है, तो ये भी मैंने ठीक कर दिया। देखिए, जब एडजस्टमेंट देखेंगे तो चीजें निकल आएंगी। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट में हम ले चुके हैं। अच्छा, फोर्थ एडजस्टमेंट में अक्रूड इंटरेस्ट किया था, दिस वन, ये अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, और इसकी कैलकुलेशन हमने एसओसीआई में ही की हुई है 300, ये यहाँ ले आए। इसके बाद सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में एक प्री पेमेंट थी, वो ले चुका हूं मैं, ये प्री पेमेंट 240 की, 215 की, सॉरी 215 ये मैं ले चुका हूँ, ठीक है, इसका हाफ।
और 240 जो है वो ड्राइंग्स है वो यहाँ वो भी ले चुका हूँ, ये भी एडजस्टमेंट मुकम्मल हो चुकी है, यानी एडजस्टमेंट नंबर 4 भी, एडजस्टमेंट नंबर 5 भी। अब ये दो अक्रूड और आ गए, रेंट और सैलरीज, ये यहाँ लाओ, रेंट और सैलरीज, सैलरीज और अक्रूड रेंट, और भी यहीं से उठा लेते हैं, 89 और 137। एडजस्टमेंट जो हमने पढ़ी थी उसका इफेक्ट सिर्फ यहीं पर आएगा कि वो कह रहा थी कि एक सस्पेंस अकाउंट में एक एरर आइडेंटिफाई हुई थी, जहां एक क्रेडिट नोट था जो हमने गुड्स सप्लायर को वापस की थी, गलती से हमने पेएबल को क्रेडिट कर दिया। अच्छा, क्रेडिट का मतलब है कि पेएबल में प्लस हो गया था, हालांकि हमने इसको पेएबल में से माइनस करना था। जो गुड्स वापस कर रहा हूं मैं उसके अगेंस्ट तो यकीनन मैंने पेमेंट नहीं करनी, तो मुझे माइनस करनी 30, मैंने प्लस कर ली। अब मैं यकीनन इसमें से माइनस करूंगा लेकिन 30 नहीं करूंगा, 60 करूंगा, डबल इफेक्ट से। ठीक है, तो ये वो अमाउंट है जो रॉन्गली क्रेडिटेड। अब इसके बाद टोटल करके देखते हैं, क्योंकि अब एडजस्टमेंट तो पूरी हो गई, इंशाल्लाह ये कंप्लीट टैली होना चाहिए। 546 डायरेक्ट यहाँ पे एक ही हेड है इसमें, 2546। अब इन तीनों that is 14 17 402। now you can see दोनों बैलेंस आपस में व्हीकल्स। जी अब बताइए, इस क्वेश्चन में कोई चीज पूछनी हो, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? सर ये सस्पेंस अकाउंट का दोबारा बता दें। जी मैं बता देता हूँ। देखिए हुआ ये था कि आपने गुड्स रिटर्न की थी सप्लाई, एंट्री होनी चाहिए थी करेक्ट। वो क्या थी, आपको डेबिट करना चाहिए था पेएबल और क्रेडिट करना चाहिए था परचेज रिटर्न 30 से। रॉन्ग क्या हुआ, रॉन्गली ये हुआ कि इट वाज पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ पेएबल्स। इसका मतलब परचेज रिटर्न ठीक है, क्योंकि हमने रेक्टिफिकेशन में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिस चीज के बारे में लिखा हो कि ये गलत है तो ऑलवेज अज्यूम अदर इज करेक्ट। अब देखें कि पेएबल साइड की ये क्रेडिट साइड पे चला गया, जबकि होना चाहिए था डेबिट। अब मैं जब इसको करेक्ट करूंगा तो यकीनन डेबिट करूंगा, यानी हाउ टू करेक्ट, यू शुड डेबिट द पेएबल बाय डबल अमाउंट, यानी 60। इसको डेबिट करूंगा तो इसका मतलब पेएबल कम हो रहे, इसलिए मैंने वहां उसको वर्किंग में जाकर माइनस कर दिया। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है सर। ओके चलो नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट पेपर। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान था। अब अगला क्वेश्चन हस्बे मामूल मुश्किल होना चाहिए, एक क्वेश्चन आसान आता है और एक मुश्किल आता है, और खासतौर पे ज्यादा जो मुश्किल आ रहा है वो कौन सी अटेम्प्ट थी, ऑटम स्प्रिंग में। तो अभी भी आपका पेपर जो है वो स्प्रिंग का ही है, ऑटम का है, ऑटम का, तो उम्मीद तो आसान आएगा। सर जी जी सर हमारी ऑनलाइन क्लासेस अब रेगुलर हुआ करेंगी? आपने कहा था ना कि वीक में 3 डेज होंगी। कौन सी सर रेगुलर ये क्लास? रिवीजन। देखिए रिवीजन क्लास अभी तो चूंकि थोड़ा सा इशू हो गया था, मुझे ऑनलाइन आना पड़ा। मंडे से जो है ना वो फिजिकल शुरू हो जाएंगी, और मंडे को जो क्लास टाइम हम रखेंगे वो इंशाल्लाह 1 से 4
हम रखेंगे 3 घंटे की, ठीक है। तो उसमें डेली क्लास होगी क्योंकि टाइम बहुत कम है, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता जो है ना हमें ये क्लास रखनी पड़ेगी, तब जाके ये मुकम्मल होगा आपका। तो पास पेपर भी तो करने हैं ना। यस सर। तो जी अगला पेपर मेरा बनेगा ऑटम 16 के बाद स्प्रिंग 17। ये ओपन किया हुआ है मैंने। ये क्वेश्चन अगेन टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी भी है, थोड़ा नहीं बल्कि काफी लेंथी। तो देखते जाएं। As following is the summarized trial balance of Rainbow Lights for the year ending 31st December 2016. इसमें कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, जहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ सेपरेट दिया हुआ है, जब सेपरेट दिया हो ना तो फिर कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड नहीं करते, आप प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करते हैं, और ड्राइंग्स भी प्रॉफिट एंड लॉस में से ही माइनस होगी, ठीक है। और दूसरा एक चीज ख्याल करनी है कि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डेबिट आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि पिछले सालों में लॉसेस थे या ड्राइंग ज्यादा हुई थी, तो ये माइनस में लिखेंगे 30, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। ये पहला क्वेश्चन आया है जहां पर क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको ट्रायल में दी, जहां क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में दी हो, याद रखेगा वहां परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है, वहां परचेज नहीं होगी। आप देख सकेंगे आगे पढ़ेंगे कहीं परचेज नजर नहीं आएगा, बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। ये डेटर्स है, प्रोविजन, प्री पेमेंट्स, कैश, लोन, क्रेडिटर्स, अक्रूड, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब देखें ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल चार्जेस और मिसलेनियस इनकम, जिसको अदर इनकम भी कह सकते हैं। अच्छा, इसकी एडजस्टमेंट साथ साथ जरा समझते भी जाइएगा। RL uses perpetual inventory system to record its inventory, ये जिसने क्या भी दिया। During the physical inventory count carried out on 31st December 2016, following matters were noted. Inventory shortage amounting to 2 million, which is considered to be normal. Perpetual system में हमने journal entries पढ़ी हुई हैं। बताइएगा, हम अगर नॉर्मल लॉस हो तो क्या एंट्री पास करते हैं, बताइए एनी स्टूडेंट। भूल गए हो? सर सेल्स में ले लेंगे। हाँ, सेल कहां से आ गई है? ये तो इन्वेंट्री शॉर्टेज है, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की हमने IS2 का जो चैप्टर पढ़ा था इन्वेंट्रीज का, वहां एंट्रीज मैंने करवाई थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। ये बिल्कुल ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और स्टॉक या इन्वेंट्री क्रेडिट। इसका मतलब इसका एक इफेक्ट तो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, और दूसरा इफेक्ट इसका इन्वेंट्री में जाएगा, जो ऊपर हाईलाइट किया है, इन्वेंट्री में से माइनस होगा और कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होगा, ठीक है जी। दूसरी एडजस्टमेंट ये साथ साथ डिस्कस करेंगे, जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गुड्स कॉस्टिंग 15 million वर डैमेज्ड इन फायर एंड हैव नो स्क्रैप वैल्यू, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो बताइए एबनॉर्मल लॉस की क्या एंट्री पड़ी थी परपेचुअल में? जी एबनॉर्मल लॉस डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। जी बिल्कुल ठीक है, यानी इसका होता है एबनॉर्मल लॉस जो है वो सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाएगा, और दूसरी तरफ स्टॉक में से इसको भी माइनस करेंगे। ये स्टॉक की कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। थर्ड देखें, गुड्स कॉस्टिंग 1 million वर विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज बट नो एडजस्टमेंट वाज मेड इन द गुड्स। तो गुड्स ड्राइंग्स इन द फॉर्म्स ऑफ गुड्स, ये इसकी क्या एंट्री पड़ी थी परपेचुअल सिस्टम में? शाबाश, भूल गए हो? ड्राइंग्स डेबिट और स्टॉक क्रेडिट, जबकि पीरियोडिक में डेबिट ड्राइंग्स होती है और क्रेडिट परचेज होती है, ठीक है। इसका एक इफेक्ट स्टॉक में जाएगा और एक ड्राइंग्स में जाएगा, यानी इस ड्राइंग में जाकर ये प्लस हो जाएगी,
ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, goods sold on credit for 7 million were returned but have not been accounted for। हमने गुड्स सेल की थी 7 मिलियन की और वो सेल रिकॉर्ड सेल हमने इसको लेके वापस आ गई और हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो एक तरफ तो इसकी कॉस्ट को इसको कॉस्ट में कैलकुलेट करके ना कन्वर्ट करके एक तो स्टॉक में ऐड हो जाएगी, दूसरी तरफ ये हमारा सेल्स रिटर्न बन जाएगी। सेल्स में से भी माइनस करेंगे और दूसरा डेटर्स में से भी माइनस करेंगे, तो ये डेटर्स को भी टिक लगा रहा हूं, डेटर्स में से भी माइनस हो। ये नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, बस ये चार एडजस्टमेंट स्टॉक से रिलेटेड थी। आगे देखते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% वर रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट। हमने अकाउंटिंग में पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटिंग में हम शो नहीं करते, जबकि उसने ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड कर दिया, तो ये जितना भी डिस्काउंट बनेगा ना ये सेल में से हम माइनस करते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 million वर रिकवर्ड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 3 million which had been written off last year. Amount recovered was credited to trade debtors। ये जो 2 मिलियन रिकवर्ड हुए ना, ये बेशक अब मैं दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ। दो मेथड मैंने बताया, एक एक्सपेंस में से माइनस करने वाला, दूसरा इनकम में ऐड करना। इसमें मैं ऐड कर देता हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरी तरफ जो आपका डेटर्स है, जो मैंने टिक लगाया हुआ है, डेटर्स में ये गलती से क्रेडिट हो गया तो डेटर को डेबिट करना पड़ेगा, ये डेटर में जाना ही नहीं चाहिए। फिर वो कहता है जी आरएल मेंटेन्स प्रोविजन ऑफ 3% ईयर एंड बैलेंस। अब चेक करें कि उसने प्रोविजन क्रिएट की हुई थी कि नहीं। ये कैसे पता लगेगा कि डेटर्स का 3% ने 400 का तो 12 ही बनता है, तो इसका मतलब प्रोविजन रिकॉर्ड हो चुकी थी। लेकिन चूंकि अब डेटर गलत हुए हैं तो प्रोविजन भी गलत हुई है, इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें एडजस्टमेंट है काफी ज्यादा। मिसलेनियस इनकम इंक्लूड्स 12 मिलियन रिसीव्ड अगेंस्ट एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग ऑन 30th अप्रैल, और मेरा अकाउंटिंग ईयर दिसंबर में क्लोज हो रहा है। इसमें 4 महीने की अमाउंट जो है मिसलेनियस इनकम में से मुझे माइनस करनी एज अ प्रीपेड इनकम। उसके बाद एनुअल रेंट अमाउंटिंग टू 24 मिलियन वाज पेड इन एडवांस ऑन 1 अक्टूबर 2016 एंड चार्ज एज एक्सपेंस। इसमें भी देखेंगे कितने महीने प्रीपेड है, ये आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में से माइनस करोगे। लॉन्ग टर्म लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 February 2016 एंड रीपेएबल इन 2020। इंटरेस्ट देयरऑन इज ड्यू सेमी एनुअली ऑन 1 अगस्त, यानी 1 अगस्त को हम इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, लेकिन अगस्त से ऑनवर्ड का जो इंटरेस्ट है वो अक्रू नहीं किया, तो वो भी मुझे अक्रू करना पड़ेगा ये फाइनेंशियल चार्जेस में। ये तकरीबन हर एक में एडजस्टमेंट नजर आ रही है। और उसके बाद वो लिखते हैं इक्विपमेंट कॉस्टिंग 8 मिलियन वाज परचेज ऑन 1 September 2016 अगेंस्ट एडवांस पेमेंट। Equipment was not used and returned on 31st December 2016. Supplier agreed to set off the cost of equipment against amount payable by RL. Return as well as reversal of depreciation is yet to be recorded in books। अच्छा, ये काफी ट्रिकी एंट्री, ये मैं जब करूंगा तो समझा देता हूँ। और एंड पे डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट इज चार्ज, यानी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है 15% पे फ्रॉम द मंथ ऑफ एडिशन, ठीक है। ओके, to the month of prior to the month prior to disposal using the reducing balance method. So let's start it. अच्छा, ये बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, इसमें कोई ना कोई चीज मिस ना हो जाए, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है इसमें। एडजस्टमेंट्स है मेरे पास, स्प्रिंग 17 क्वेश्चन नंबर 5, that is rainbow lights। So CI for the year ended 31st December 16। ओके जी, स्टार्ट सेल से।
सेल्स हमें दी हुई है दिस वन, सेल्स हमारे पास है 750, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज लिखी। लेकिन अब इसमें से मैं लेस करूंगा सेल्स रिटर्न्स। ट्रायल में तो नहीं दी हुई रिटर्न, देखिएगा ट्रायल में नहीं, लेकिन एक एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी दिस वन कि ये गुड्स रिटर्न हुई है 7 मिलियन की। ये 7 मिलियन की जो गुड्स है ना, ये रिटर्न हुई है, ये यहां से माइनस कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तक कैलकुलेट करने के जो अमाउंट इन ये मिलियन है आई थिंक, यस। जब रुपीज इन मिलियन दियो ना एग्जाम में, तो कोशिश करें कि इसको 2 डेसिमल तक लिखें, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि कुछ अमाउंट फिर नहीं तो जीरो रह जाएंगे सिर्फ। अच्छा, एक एडजस्टमेंट और भी थी, ट्रेड डिस्काउंट वाली। ये जो डिस्काउंट है ये भी इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, 20 मिलियन पे 5% जो बनेगा वो मैं माइनस कर दूंगा, लेस ट्रेड। और ये बनेगा, इसकी कैलकुलेशन यही शो कर देता हूँ, 20 मिलियन का 5%, यानी सारी सेल पे डिस्काउंट नहीं दिया, 20 मिलियन की सेल पे आपने 5% डिस्काउंट दिया, लेकिन रिकॉर्ड आपने ग्रॉस पे कर दिया, जो कि गलत है। तो 20 मिलियन का 5% इसमें से लेस। ये मेरी सेल्स की अमाउंट आ गई नेट। $42 मिलियन। अब इसमें से लेस करता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, अब इसमें बेसिकली उस तरह नहीं करना ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। इसमें डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दी होती है इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उसी में सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो मैं यहाँ ले आऊंगा। तो इसलिए इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 1 कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये चूंकि परपेचुअल सिस्टम है इसलिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज वगैरह करने की जरूरत नहीं। तो गिवन अमाउंट, हमें जो कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 304,000। पड़ी है जो सीजीएस को इफेक्ट करेंगे। एक तो ये है इन्वेंट्री शॉर्टेज अमाउंटिंग टू 2 मिलियन विच वाज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। तो जो नॉर्मल लॉस है वो सीजीएस को चार्ज होगा, वो सीजीएस में प्लस हो जाएगा। ये 2 मिलियन यहाँ ऐड किया। दूसरा, एबनॉर्मल लॉस का सीजीएस से ताल्लुक नहीं है। और तीसरा ड्राइंग्स में गया, और चौथा रिटर्न है, ठीक है। और इसके अलावा सीजीएस की कोई अमाउंट देख लें। और कोई नहीं, तो बस ये दो थी, तो इसको छोटी सी वर्किंग ये 306 की अमाउंट आई, 06 यहाँ ले आ कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सेल से कॉस्ट ऑफ सेल लेस कीजिएगा, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट प्रॉफिट। फाइल के मुताबिक पहले मैं मिसलेनियस इनकम ले लेता हूँ, ऐड करता हूँ मिसलेनियस। इसमें भी एडजस्टमेंट है इसलिए वर्किंग नंबर 2 में ले जाए। तो पहले तो इसे वर्किंग 2 में गिवन वैल्यू है वो लेते हैं। गिवन वैल्यू है मिसलेनियस इनकम की 45 मिलियन। अब इसमें एडजस्टमेंट दी हुई थी, नंबर 5, miscellaneous income includes 12 million received against an annual maintenance contract expiring 30th April। तो देखो, अगर आप देखो 31 दिसंबर 2016 को मेरा अकाउंट खत्म हो रहा है,
इसमें 4 महीने बन रहे हैं, ऐसे जो प्रीपेड है वो लेस कर दें। प्रीपेड इनकम है, एक्सपेंस नहीं। प्रीपेड इनकम बनेगी 12 मिलियन पूरे साल की है, इसका 4/12 ये माइनस कर दें। $41 मिलियन की अमाउंट आपके पास मिसलेनियस इनकम की, ये प्लस होगी। प्लस करने के बाद हम जाते हैं बाकी एक्सपेंसेस की तरफ। अब मेरे पास रह गए हैं सिर्फ 2, सेलिंग और फाइनेंशियल चार्जेस, और सारी एडजस्टमेंट आनी है सेलिंग और नहीं। तो अब इसमें से मैं पहले हेडिंग देता हूं लेस एक्सपेंसेस, यहां लिखूंगा सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, वर्किंग नंबर 3। ये जरा लंबी वर्किंग होगी। वैल्यू 146 मिलियन। ये 146 मिलियन। अब एडजस्टमेंट में आते जाते, ये जो एबनॉर्मल लॉस था ये हम यहां चार्ज करेंगे 15 मिलियन का। ये एबनॉर्मल लॉस ये यहां पर ऐड हो जाएगा 15 मिलियन। देन ये ड्राइंग्स में जाएगी और ये अमाउंट्स डेटर्स में, ठीक हो गया। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट ये हो गई है। अच्छा ये लिख रहा है 2 मिलियन रिकवर हुआ है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के तौर पर। आपको 2 मिलियन जो गलती से आपने डेटर्स में ले लिया था, ये 2, इसको अगर इनकम में ले जाना था, इसलिए मैंने आपको मेथड दूसरा यूज करना था, मैं कर चुका हूँ, यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली बैड डेट रिकवर्ड है और ये अमाउंट आएगी 2 मिलियन की। वो लिखते हैं जी कि आरएल मेंटेन्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑफ ईयर एंड। अच्छा अब मुझे इसकी एडजस्टमेंट करनी है, यहाँ एक वर्किंग बनाता हूँ और फिर यहाँ लेकर आओ, बस एक ही चीज और आनी, वर्किंग फॉर प्रोविजन। प्रोविजन आपने जो रिकॉर्ड की है ना, यानी ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो गिवन है वो हमारी 12 मिलियन। ये देखिएगा ऊपर ट्रायल बैलेंस में 12 मिलियन, ये तो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। लेकिन जो एरर्स हुई हैं उसकी वजह से देखना है प्रोविजन बढ़ेगी, वो तो खैर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जानी है, वो बढ़ेगी या कम होगी वो जरा चेक कर लेते हैं। देखिए एक एरर तो ये हुई थी कि सेल रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुई। जब सेल रिटर्न रिकॉर्ड करूंगा तो डेटर कम हो जाएंगे, डेटर कम होंगे तो प्रोविजन भी कम होगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिक्रीज इन प्रोविजन। ये प्रोविजन डिक्रीज हो रही है ड्यू टू सेल्स रिटर्न्स। इस होगी जी 7 मिलियन का 3%, यानी जो जब मैं करेक्ट करता जाऊंगा उसके प्रोविजन पे इफेक्ट आता जाएगा। ये डिक्रीज हो रही है इसलिए मैं माइनस में लिख रहा हूं 7 इंटू 3%, ये 0.21। इसके अलावा नंबर और एडजस्टमेंट देखें जहां डेटर्स का इफेक्ट आ रहा है। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिएगा, एडजस्टमेंट नंबर 2 पर आपने सेल ज्यादा रिकॉर्ड कर दी थी। जब सेल ज्यादा रिकॉर्ड कर दी तो यकीनी बात है प्रोविजन भी ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, डेटर्स ज्यादा रिकॉर्ड हो गए, और डेटर्स ज्यादा रिकॉर्ड हुए प्रोविजन ज्यादा रिकॉर्ड हुई। अब मैं डेटर्स सेल्स को कम कर रहा हूँ, डेटर्स भी कम होंगे। कितने से कम होंगे ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया था मैंने, ये 1 मिलियन। तो ये भी इसकी वजह से भी प्रोविजन डिक्रीज होगी 1 मिलियन का 3%। ये दूसरी अमाउंट है जिससे प्रोविजन डिक्रीज हो रही है। जहां डेटर का इफेक्ट आएगा वहां इसको करेक्ट करना है। तीसरा देखिए, तीसरे में जो बैड डेट रिकवर्ड हुए आपने गलती से ट्रेड डेटर्स को क्रेडिट कर दिया। अब डेटर्स को आप डेबिट करो, जब डेबिट करोगे तो डेटर्स इंक्रीज होंगे तो प्रोविजन भी इंक्रीज होगी ड्यू टू रॉन्ग एंट्री।
एंट्री जो गलत हुई थी, तो 2 मिलियन का 3% ले लें, ये प्लस हो जाएगा। को ऐड कर लें, ये प्रोविजन का नेट इफेक्ट है। इस वन ये हाँ ले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और भी एक एंट्री देख लें, एक नजर कोई रह ना गई हो। एनुअल रेंट, हाँ रेंट आ गया। एनुअल रेंट आपने पे किया अमाउंटिंग टू 24 मिलियन 1 अक्टूबर को। इसका मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो ये वाला साल हुआ, और 9 मंथ इसमें प्रीपेड है, तो प्रीपेड लेस करोगे, लेस करेंगे प्रीपेड रेंट, और ये निकलेगा 24 इंटू 9/12, क्योंकि 9 मंथ प्रीपेड है। 18 मिलियन की अमाउंट ये भी आ गई, इसको भी हमने ले लिया। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट की ट्रांजैक्शन है। हाँ, अब आइएगा नंबर 8 की तरफ। इक्विपमेंट कॉस्टिंग 8 मिलियन वाज परचेज्ड ऑन 1 सितंबर 2016 अगेंस्ट एडवांस पेमेंट। आपने 1 सितंबर को एक एसेट खरीदा एडवांस पेमेंट देकर 8 मिलियन की। इक्विपमेंट वाज नॉट यूज्ड एंड रिटर्न ऑन 31 दिसंबर। यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने एसेट हमारे पास रहा, उसके बाद हमने उसको वापस कर दिया। देखो स्टैंडर्ड हमें ये कहता है आईएस 16 के डेप्रिसिएशन शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। आप चाहे यूज करो या ना करो, अगर अवेलेबल फॉर यूज है तो डेप्रिसिएशन आएगी। तो 4 महीने की डेप्रिसिएशन जो है वो आई, वो मतलब होनी चाहिए। The supplier agreed to set off the cost of equipment against the amount payable of by RL। यानी हमने जो अमाउंट उसको पे करनी है, उसने कहा जी कि ठीक है ये अमाउंट उसमें से डिडक्ट कर लें। The return as well as reversal of depreciation is to be recorded in the books। अब देखो, चूंकि ये एसेट सेल हो गया था, वापस दे दिया था, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। रिकॉर्ड ना होने की वजह से मेरी 4 महीने की डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, उसको मैं रिवर्स करूं, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। और वो कैसे निकलेगी? 8 मिलियन का अगली एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ वो 15% रेट है, और 4 मंथ बनते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये 4 महीने की डेप्रिसिएशन में रिवर्स कर दूं। ये 0.40, इसके बाद इसको प्लस कर लें। 140 मिलियन की जो है अमाउंट, 140.42 की अमाउंट आ गई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो यहां ले आते हैं। एक्सक्यूज उसके मी बाद सर। मेरे पास आखिरी रह जाता है फाइनेंशियल चार्जेस। सर एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी सर। ये बोलिए। सर ये मंथ प्रायर टू डिस्पोजल वाली बात, उसको जरा देखना है सर। Depreciation fixed as charge 15% from the month of addition to the month prior to disposal using the reducing balance method. सर फिर 3 महीने बनेंगे। 3 महीने बनेंगे, ठीक कह रहे हो, इसको 3 महीने में ले जाओ। क्या आ जाएगा? ठीक है, अब फाइनेंशियल चार्जेस की भी वर्किंग बनाइएगा, वर्किंग नंबर 5। फाइनेंशियल चार्जेस गिवन जो है वो पहले ले ली, ये छोटी सी वर्किंग है, इसमें इतना लेंथी नहीं है। फाइनेंशियल चार्जेस जो गिवन है वो मेरे पास है 10 मिलियन। एक एडजस्टमेंट पड़ी थी,
ये लॉन्ग टर्म लोन आपने एक्वायर किया था 1 फरवरी को एंड और इंटरेस्ट इज ड्यू सेमी एनुअली ऑन 1 अगस्त एंड 1 फरवरी। इंटरेस्ट आपने साल में 2 दफा देना है। अगस्त में आप दे चुके हो 1 अगस्त को, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने का इंटरेस्ट अक्रू करना है मैंने इसमें, यानी ये पूरी एडजस्टमेंट में सिर्फ अक्रूड आएगा आपका। ठीक है, यहाँ मैं लेता हूँ अक्रूड इंटरेस्ट। ये कैसे निकलेगा? देखिए हमारा लोन कितना था 120, उसका 10% अब इंटू 5/12, क्योंकि 1 अगस्त है तो अगस्त भी शामिल होगा। ये इसमें प्लस कर दें, अब इन दोनों को ऐड कर लें तो दैट इज 15 मिलियन। ये 15 मिलियन मेरे फाइनेंशियल चार्जेस आ गए। और कोई चीज नहीं रह गई, अब बाकी सारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की आइटम है। इसको लेस कर दो, 21.48 जो है वो प्रॉफिट आ जाए। अब आगे चलिएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और एज एट 31 दिसंबर 2016 assets, non current assets। नॉन करंट एसेट में अब यहां सिर्फ दिए हुए फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट। एसेट जो हमारे पास गिवन है ना वो 270 मिलियन के, एक तो ये आ गए। अब नीचे आइएगा एडजस्टमेंट में कि आपने जो वो इक्विपमेंट खरीदा था ना 8 अप्रैल को 8 मिलियन का 1 सितंबर को, जो 31 दिसंबर को रिटर्न कर दिया आपने, वो आपने वो कहता है कि रिटर्न as well as reversal of depreciation is yet to be recorded in books। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इस ये जो 8 मिलियन है ये रिटर्न में भी डालना पड़ेगा मुझे, यानी ये इसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि ये वापस चला गया हुआ है तो इस ये नहीं आना चाहिए 272। अब इसमें से लेस करूंगा एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन कितनी है? दैट इज 150 मिलियन, ये तो गिवन है। अब इसमें जो आपने रिवर्सल की है ना डेप्रिसिएशन की, एक तो वो माइनस कर दिएगा 0.30 और फिर और तो कोई नहीं है, कोई साल की डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड हो चुकी है, बस ये माइनस करके फिर यहां लाइएगा 149.30। अब इसको लेस कर देते हैं, मेरे नॉन करंट एसेट्स आ गए। ठीक है, इसमें और नॉन करंट एसेट कोई नहीं है। जी ठीक, आइएगा करंट एसेट्स। एसेट्स में देखिए उसने सबसे पहले दिया हुआ प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, गिवन वैल्यू वो पहले लीजिएगा। प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल हमारे पास हैं 45 मिलियन के, 45 मिलियन आ जाएगा। अब इसमें देखें हमारी एडजस्टमेंट में क्या आया था, कौन से और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। जी प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे कि यहीं से पता लग जाएगा। प्रीपेड रेंट, ये देखें ना प्रीपेड रेंट, ये 18 मिलियन का, ये प्लस कर दें। और
यही दो अमाउंट, चलो बाकी बाद में आएगी, देख लेते। ये 45 प्लस 18, ये प्रीपेमेंट साल, ठीक है। अब मैं ये याद रखिएगा कि ये 18 मिलियन वाली ट्रांजैक्शन जो है, ये 24 मिलियन वाली ये मैं ले चुका हूं, ये आ चुकी है जी। नेक्स्ट है, इसके बाद मुझे चाहिए स्टॉक। स्टॉक दिया हुआ है 170, इसकी एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। वर्किंग नंबर 6, स्टॉक गिवन कितना है वो देखिएगा। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 170 मिलियन। अब इसका दूसरा इफेक्ट यहां पर लेके आना है इन तमाम चीजों का। एक तो नॉर्मल लॉस जो हुआ 2 मिलियन, जो उससे भी स्टॉक कम हो रहा है, वो माइनस कीजिएगा। एबनॉर्मल लॉस हो रहा है 15 मिलियन, ये भी माइनस होगा। बाद ये जो ड्राइंग्स आप उसने की है ना, इसका एक इफेक्ट ड्राइंग्स पे जाएगा और एक स्टॉक पे जाएगा। ये यहां लेकर आएंगे ड्राइंग्स, ये है 1 मिलियन, ये भी स्टॉक में से माइनस होगा। और फिर ये जो गुड्स वापस हुई हैं, हमें वापस आई हैं, इसको ऐड करेंगे, यानी सेल्स रिटर्न। इन ये कॉस्ट पे होंगी, ये 7 मिलियन सेल प्राइस है और इस पे कॉस्ट प्लस 40% प्रॉफिट शामिल था, तो इसको 1.40 पे डिवाइड कर दो, क्योंकि कॉस्ट प्लस 40% का मतलब होता है 140% है सेल प्राइस। तो 7 इन डिवाइडेड बाय 1.4, तो ये 5 मिलियन की अमाउंट आ गई। ये मेरा स्टॉक की कैलकुलेशन, 157 मिलियन का अब स्टॉक मेरा शो होगा। स्टॉक के बाद अब ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड डेट्स की तरफ आते हैं। ये मैं सारा ही हाईलाइट कर रहा हूँ। वर्किंग 7, डेटर्स जो गिवन है वो कितने हैं? डेटर्स गिवन है 400 मिलियन। अच्छा, अब एडजस्टमेंट हुई है ना, वो यही हुई हुई है यहाँ पर, ये डेटर्स की एडजस्टमेंट है। तो सेल रिटर्न की वजह से डेटर्स कम होंगे, और सेल रिटर्न 5 मिलियन है, वो माइनस किया। फिर डिस्काउंट जो है वो 1 मिलियन था, उससे डेटर्स कम होंगे। और फिर एक एंट्री और थी 2 मिलियन की, जो हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था। ये जो आपका था ना बैड डेट रिकवर्ड वाली, केवल ये गलत, द अमाउंट रिकवर्ड वाज क्रेडिटेड टू ट्रेड डेटर्स, हमने ट्रेड डेटर को क्रेडिट कर दिया था। अब डेबिट करूंगा तो ऐड होगा, ठीक है, रॉन्गली क्रेडिटेड, ये ऐड होगा हमारा 2 मिलियन। ठीक है, यहां तक मेरे पहले कैलकुलेट करूं तो डेटर्स आ गए। प्रोविजन लेते हैं, प्रोविजन जो गिवन प्रोविजन हमारी कितनी थी जी? 12 मिलियन मिलियन 12 मिलियन आ गई। और हमारी जो ओवरऑल प्रोविजन है वो इंक्रीज हो रही, डिक्रीज, वो यहाँ कैलकुलेट हुई थी, ये देखिए डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन प्रोविजन यहाँ ले आए 0.18। तो अब ये इन दोनों का मैं अगर सम करूंगा तो ये प्रोविजन का बैलेंस। अब मुझे ट्रेड डेटर्स चाहिए, डेट सारी वर्किंग में मैंने कर दिया। तो अब ये डेटर्स हैं, इसमें से प्रोविजन लेस कर दो, ये जो अमाउंट आएगी ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे 84.18। एसेट साइड पे कौन सा रह गया? सिर्फ कैश एट बैंक 20 मिलियन।
जाहिर तो ये सारी चीजें मैं ले चुका हूँ, लेकिन जब एंड पे देख लेंगे एक नजर, फिर इसको अगर कोई चीज आएगी तो वो प्लस माइनस करनी है तो हम कर लेंगे। तो ये करंट एसेट और नॉन करंट एसेट को प्लस कर लें तो ये टोटल एसेट्स आ गए 736.4। आता हूँ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की तरफ। इसमें भी सबसे पहले इक्विटी, प्रॉफिट ऐड नहीं करना क्योंकि वो अलहदा हेड दिया हुआ है, राइट। तो कैपिटल हमें दिया हुआ है ये अलहदा से 100 मिलियन, ये तो एज इट इज ले। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको ले लें अलहदा से। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो आ रहा है वो 30 डेबिट है। डेबिट का मतलब है 30 माइनस है, तो इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। अब इसमें जो नेट प्रॉफिट है आपने निकाला, अब इसमें ऐड होगा, और नेट प्रॉफिट हमारा निकला था 321.48, और इसमें लेस करूंगा ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स देखते हैं कितनी है। एक तो ये 50 मिलियन ड्राइंग है, इसके अलावा भी एडजस्टमेंट में पड़ा था दिस वन, ये कि ऑनर 1 मिलियन की गुड्स ले गया और उसने रिकॉर्ड नहीं की, प्लस किया इसमें 1। इसके अलावा भी ड्राइंग्स देख लें 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। तो इसमें से प्लस करके यहाँ माइनस कर देते हैं, ये मेरा अब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ जाएगा। इसको जब सम करूंगा, ये दिस वन इज नोन एज इक्विटी, ये पहली अमाउंट है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे फर्क ये आया कि हमने कैपिटल अलहदा से रखा। और नॉन करंट लाइबिलिटीज में लोन है, बिल्कुल 10% लोन नोट, नॉन करंट लाइबिलिटीज 10% लोन, और ये एक ही अमाउंट है, दैट इज 120। करंट लाइबिलिटीज, अब देखिए करंट लाइबिलिटी में एक क्रेडिटर है और एक अक्रूड है अदर पेएबल, ठीक है। तो पहले हम ट्रेड क्रेडिटर्स ले लेते हैं। देखिए कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ट्रेड क्रेडिटर्स में, 4 5 6 7, ठीक है, ये नहीं है इसमें, तो ये एज इट इज 20 मिलियन यहाँ ले आता। लेकिन है ना अक्रूड, अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स, लास्ट मंथ कन्वर्ट कीजिएगा, इसमें एडजस्टमेंट आएंगे। गिवन वैल्यू कितनी है पहले बोलेंगे। गिवन वैल्यू ये है 28 मिलियन। दिस एक एक एडजस्टमेंट, इन्वेंट्री ये हो गया, इसके भी दो इफेक्ट हो गए हैं, तो इसके भी दो इफेक्ट हो गए हैं, सेल रिटर्न वाले के भी दो इफेक्ट हो चुके हैं, ये भी हम ले चुके हैं। ये भी डेटर से रिलेट करता है, प्रोविजन हो चुकी है, इसकी भी एडजस्टमेंट हो गई है दोनों। मिसलेनियस इनकम includes 12 million received against annual maintenance contract। इस अमाउंट के अंदर आपका एक प्रीपेड इनकम थी, ठीक है, वो प्रीपेड इनकम यहां पर आ जाएगी। ये हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है, मिलियन वो यहां पर ले आए, ये अक्रूवल में आ जाएगा। उसके बाद एनुअल रेंट ये हो चुका है,
अक्रूड इंटरेस्ट, ये भी हमने कैलकुलेट किया था, मिलियन ये आ जाए। अच्छा, आखिरी एडजस्टमेंट में ये जो 8 मिलियन की अमाउंट है, जब आपने वापस किया था उसने कहा था कि जो आपने अमाउंट मुझे पे करनी है उसमें से डिडक्ट कर लें। ये 8 मिलियन यहाँ से मैं लेस करूंगा, एडजस्टमेंट, ये 8 मिलियन मैं लेस कर देता हूँ। इसको टोटल करें, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। इनको ऐड करें, 79.48 डिफरेंस आ गया। सेवन की कोई अमाउंट थी, ठीक है, ये डेटर से माइनस किया था, डेटर से 5 मिलियन माइनस किए, ये 7 माइनस, एक तो ये ठीक हो गया, 5 मिलियन का डिफरेंस रह गया। का एक इफेक्ट सीजीएस में लेके गया था, ये जो स्टॉक हमारा था ना, जो रिटर्न हुआ था, ये सीजीएस में से माइनस भी करना था ना, वो नहीं किया। तो जो गुड्स वापस आई हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी ना, वो नहीं किया। यहाँ आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अगेंस्ट सेल्स रिटर्न, तो ये 5 मिलियन यहाँ से माइनस करेंगे। एग्जाम में जो है ना अक्सर ये टैली नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होता, ये मार्क्स बड़े अच्छे देते हैं। आप कर सकते हैं उतना जरूर करें एग्जाम में। अच्छा, अब मैंने यहाँ तक स्प्रिंग 17 तक तो किया। अब देखिए, मैं 3 दिन से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और एक क्वेश्चन में आप होमवर्क के लिए भी दे रहे हैं। 6 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको, अब इसलिए करवाए हैं ताकि थोड़ा सा हाथ आपका चल जाए, और मुझे उम्मीद है आपने घर पे किया होगा, और कई प्रॉब्लम हो तो मैं इसको अपलोड भी कर रहा हूँ उस पर यूट्यूब पे, वो भी आप देख रहे हो, तो जहाँ प्रॉब्लम हो वहां से देख लो। मैं इसको लिख रहा हूँ। अब ये हमारा पेपर था जी स्प्रिंग 17 का। अब अगला पेपर जो है वो होमवर्क ऑटम 2017, इसका कौन सा क्वेश्चन होगा वो देख लेते हैं पेपर खोल के। ये क्वेश्चन भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, कोशिश कीजिएगा इसको करने, ये हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें कोई मसला आएगा तो फिर हम इसको कल इंशाल्लाह डिस्कस। एक नजर जरा इसको देख लीजिएगा। ये उस्मान साहब मौजूद हैं? जी सर, अटेंडेंस लगाता हूँ। ये लगाइए, मैं ये स्क्रीन शेयर। बैच 3 की अटेंडेंस बोल रहा हूँ। अब्दुल हनान, अब्दुल नईम, अब्दुल वहाब शौकत,
अब्दुल्ला, अब्दुल समद, अहमद अब्दुल्ला, अहमद मिनहास, अली हसन, अली हसन प्रेजेंट है। Present. लगा दिया, अमानुल्लाह साकिब, अंबर शौकत, आमना रहीम, प्रेजेंट आमना सर। तारिक, आमना रहीम प्रेजेंट, आमना तारिक, अक्सा अख्तर, अक्सा शबीर, ईशा प्रेजेंट जावेद, सर। उस्मान सरफराज प्रेजेंट, ईशा जावेद एब्सेंट, ईमान गुलरेज, ईमान सरवर, फहद अली, आरिफ, हमाद असमत, हमजा अहमद, हमजा मुजाहिद, प्रेजेंट सर। खान, इज्जत फातिमा, किरण शहजादी, लाइबा भट्ट, मानूर शाहिद, अली सरार, माया मंसूर, फरीद खान, हसीबुर रहमान, हाशिम काजी, Present, sir. कौन प्रेजेंट है? फरीद प्रेजेंट है, हाशिम प्रेजेंट है या हसीब प्रेजेंट है? किसने अटेंडेंस बोली है? Sir, Hashim Qazi present. ओके जी। मोहम्मद राफे, सोहेब अहमद, नदीम, तैमूर अब्दुल्ला, मुजीबुर रहमान, निदा लतीफ़, निमरा आरिफ, मोहम्मद रयान, रोजीना जफर, सैफुल्लाह यूनुस, शायान समी, तैमास अहमद, उमर फतेह, उम्मे फरवा, उस्मान अहमद, ज़ैनब बीबी, निशान सजाद, Present, sir. निशान जाहिद, गायत्री में से किसी के सर अटेंडेंस ज़ैनब रहेगी? प्रेजेंट। ओके जी। और किसी की अटेंडेंस रहेगी मैं सबमिट करने लगा? किसी की अटेंडेंस रहती हो? सर मैं प्रेजेंट हूँ ज़ैनब। जी, ज़ैनब की लगा दिए, सबमिट करो। बैच 5 के अटेंडेंस ले लगा मैं। अब्दुल मोइज़, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, अहमद रज़ा, अली हमीद, आमना शहजाद, अक्सर इरफान, आतिफा ज़हरा, अस्मा नदीम, प्रेजेंट ज़हीम सर। खान, अस्मा नदीम प्रेजेंट, ज़हीम खान, दानिश अली, ईमान नासिर, प्रेजेंट ईशा सर। ईशा रहीम, वाइका तहलील, प्रेजेंट सर। रज़ान आरिफ, फरहान तारिक, फसीउर रहमान, गनीज़ा रियाज, प्रेजेंट सर। गुलाम मुस्तफ़ा, शेर अहमद, उज़ैर मलिक, हैदर सयाद, हाजरा खान, हुमायूं, हमाद अजीज़, हमाद हसन, हिना एजाज, हिरा मकसूद, हुमायूं सफदर, जुल्फ़िकार, कंदा जावेद, खलील अहमद, खुरम भट्ट, महाम इमरान, मलाइका गफ़ार, हसन रफ़ीक, मरियम मसूद, प्रेजेंट। मिसबा वसीम, अब्दुल्ला रफ़ी, मोहन अब्बास, असद इरफान, हारून राशिद, हसन आफाक, जुनैद फारूक, खुबैब रहीम,
मुबीन, मूसा, कासिम अली, शर्जील Present, अनवर, sir. कासिम अली प्रेजेंट, शर्जील अनवर एब्सेंट, तला रज़ाक, तला ज़हीर, उस्मान Satara अमजद, Zee present है. ओके जी, उस्मान अमजद, यासिर खान, दरियाब, सलामत, मुस्तफ़ा इम्तियाज, नूर, प्रेजेंट। नुमान लियाकत, राजा पाक, साद महमूद, सैफुल्लाह यूनुस, साद महमूद प्रेजेंट, सैफुल्लाह एब्सेंट, सलमान हैदर, शारिया वाजिद, शायान, सुफियान, अबू तालिब काज़मी, अरूसा मकसूद, ताबिश पी, तला इजाज, ज़ारा जमील, Sir, Sufyan present. सुफियान प्रेजेंट। और किसी की अटेंडेंस रह गई है तो बता दें। किसी की अटेंडेंस नहीं रहती, मैं सबमिट कर रहा हूँ। ओके जी, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। सर, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं की।